कंप्यूटर साइंस इज दैट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें सबको प्रॉब्लम आती ही है। एवरीबडी इज लाइक कि यार कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा तो प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज हमारे पास एसक्यूएल है, पाइथन है, फाइल हैंडलिंग है, कोडिंग स्टार्ट हो जाती है कंप्यूटर साइंस में, क्लास 12 के कंप्यूटर साइंस में। इन सब चीजों के बाद आता है हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है, सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल व्हाट ऑल आई डिड, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या मैंने प्लान बनाया था, क्या स्केड्यूल बनाया था, मैंने अपने डेली स्टडी प्लान में क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करी थी जिनसे आई सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन माई कंप्यूटर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि हमारा कंप्यूटर साइंस का अगर हम ओवरऑल ब्रेकडाउन देखें मार्क्स का, तो 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, विच वी ऑल नो कि वो इंटरनल होता है। हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल मतलब वो स्कूल पर डिपेंड करता है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। 70 मार्क्स का जो थियोरिटिकल बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, उसमें अगर हम उसकी बात करें, बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली टुडे, प्रैक्टिकल के लिए वील डिस्कस लेटर। अभी अगर हम 70 मार्क्स की बात करते हैं तो 70 मार्क्स में से जो अगर हम ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं बोर्ड का, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 मार्क्स इज फॉर योर प्रोग्रामिंग विच इज बेसिकली पाइथन बिकॉज पाइथन इज द ओनली लैंग्वेज वी आर स्टडीइंग इन प्रोग्रामिंग, राइट। तो 40 मार्क्स का पाइथन है, 20 मार्क्स का यू हैव एसक्यूएल, दैट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस 20 मार्क्स के बाद आता है 10 मार्क्स का थियोरिटिकल पार्ट विच इज बेसिकली टोपोलॉजी, इंटरनेट, ये जो सारी थियोरिटिकल टर्म्स है रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम सीएस की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो सारी चीजें। तो अगर हम तीनों चीजों को ब्रेक डाउन करके देखिए तो हमारा मैक्सिमम जो सिलेबस डिपेंड करता है दैट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का मैक्सिमम सिलेबस हमारा पाइथन पर डिपेंड करता है। पाइथन इज अबाउट लाइक 50%, मोर देन 50%, इनफैक्ट 50% से ज्यादा सिलेबस हमारा पाइथन से आने वाला है। और अगर मैं अपने पेपर के एक्सपीरियंस से बताऊं तो 50 क्या मतलब इट गोज टू लाइक 75-80% ओनली, 75% पेपर तुम्हारा पाइथन से आएगा। और मतलब अगर तुम एग्जामिनेशन में अपना पेपर उठाकर देखोगे, विच हैपेंड विद मी एज वेल, यू विल रियलाइज कि हर दूसरा क्वेश्चन पाइथन का है। एक क्वेश्चन दिखेगा, दूसरा ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन अगेन पाइथन। तो पाइथन इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक और चीज, तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पाइथन क्लियर होना चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना है, So the one thing which I want each one of you to do is कि क्लास 11th में जो भी पाइथन तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे टीचर ने बेसिक्स में पढ़ाया था वो सबका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो अगर तुम्हें क्लास 12 की पाइथन करनी है ना, तो आई गेस हमारे स्कूल में तो ये चीज हो गई थी कि क्लास 11th में भी कुछ चैप्टर्स आने लगते हैं पाइथन के। तो क्लास 11th के वो जो पाइथन के चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको स्ट्रिंग क्या होती है, टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीजें और बेसिक पाइथन बताया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज लिटिल statements like print hello world, I'm not talking about that, I'm talking about those fundamentals जो आपकी 11th में क्लियर किए जाते हैं। और जब आप 12th में जाते हैं तो योर टीचर्स आर लाइक कि ये फंडामेंटल्स आपको 11th में पढ़ाए गए थे। तो अगर आपका 11th के वो फंडामेंटल्स वीक हैं तो बहुत प्रॉब्लम आगे आएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास 12th की पाइथन को उठाने से पहले सब लोग क्लास 11th की पाइथन, जितना भी क्लास 11th में आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है उतना क्लियर कर लो। अगर नहीं है, इफ यू डोंट हैव नोट्स, अब उसको करना कैसे दिखेगा। मैंने जो किया था फॉर मी इट वाज कि मैंने मेरी एक ही नोटबुक थी जिसमें क्लास 11th क्लास 12 पूरी कंप्यूटर साइंस के सारे नोट्स मैंने एक ही नोटबुक में बनाए थे। बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि सबने वो चीज करी हो, सबके पास नहीं होते क्लास 11th के नोट्स। सो यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर्स, आप अपनी टीचर से या फिर अपने जूनियर से नोट्स ले सकते हैं 11th स्टैंडर्ड के, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। जब आप आगे बड़े एक दो पेजेस के कोड करते हैं तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि पूरा कोड आपने कर लिया लेकिन लास्ट में एक जगह फंस जाता है और वो थे आपके फंडामेंटल जो आपने 11th में पढ़े थे। तो अगर तुम्हें 11th के वो फंडामेंटल्स क्लियर हैं, जितना भी तुम्हें कराया गया, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमें स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट ये सब करा दी गई थी 11th स्टैंडर्ड में। इंडेक्सिंग इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट 12th स्टैंडर्ड में नहीं कराई जाती आपको इंडेक्सिंग, बिकॉज वो आपको 11th में करा दी गई है। बट बोर्ड में हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंडेक्सिंग का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो 11th में कराई गई थी वो फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए 12th में। उसके लिए इफ यू वांट नोट्स आई कैन आल्सो शेयर माय नोट्स, बिकॉज मेरे पास नोटबुक अभी तक पड़ी है। सो इफ यू वांट नोट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
तो यही से आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द मटेरियल्स और द रिसोर्सेज विच आई यूज इन माई कंप्यूटर साइंस। मैंने पूरी 11th में या 12th में जब भी कंप्यूटर साइंस पढ़ी तो कौन कौन सी बुक्स थी, कौन कौन से मटेरियल्स थे, क्या क्या रेफरेंस मैंने लिए थे अपनी पढ़ाई के लिए। सो कमिंग टू दिस फैक्ट कि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स डू दिस वन मिस्टेक। वो क्या करते थे ना कि कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब कंप्यूटर साइंस में वो क्या करते थे कि तीन तीन चार चार फेमस पब्लिकेशंस की सबकी बुक्स खरीद ली, फिर अगर उन्हें कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है ना तो वो तीनों बुक्स में से ज्यादा के पढ़ते थे। आज इस बुक से पढ़ लिया, अभी अगर क्लास टेस्ट है तो इस बुक से पढ़ लिया, अगर प्री बोर्ड्स आ गए तो एक उससे बड़ी वाली बुक से पढ़ लिया, फिर जब बोर्ड्स आए तो एक अलग ही बुक से पढ़ रहे हैं। अब उनके अकॉर्डिंग तो उनके लिए तीनों बुक्स में से उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने मार्केट की सारी फेमस पब्लिकेशंस पढ़ ली, तो उनका तो और अच्छे मार्क्स आना चाहिए, उन्हें सब कुछ क्लियर हो गया। बट द फैक्ट इज कि कंप्यूटर साइंस में हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स ओनली, तो वो बहुत लिमिटेड है। हमें कोई पीएचडी या मास्टर्स या ग्रेजुएशन नहीं करनी है पाइथन में या एसक्यूएल में। हमें जितना हमारे क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है। हमें नहीं चाहिए तीन तीन चार चार बुक्स, क्योंकि ये चीज तुम लोगों ने भी रियलाइज करी होगी कि कंप्यूटर साइंस में कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जब हम उन रेफरेंस बुक्स को उठाकर देखते हैं तो उनमें तीन तीन चार चार पेजेस सिर्फ थ्योरी के होते हैं उन टॉपिक्स के। और अगर हम वहां पर फंस गए तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सीएस के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हमारे पास बहुत सारे अलग सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उसके अलावा हमें एंट्रेंस एग्जाम भी देना है। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस में ही उलझे रह गए तो बहुत टाइम वेस्ट होगा और मार्क्स भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर तुम 2 रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, अगर तुम 3 रेफरेंस बुक से पढ़ते हो, तो सिर्फ इतना होता है कि तुम एक टॉपिक को, लेट्स से स्ट्रिंग है, तुमने स्ट्रिंग को 3 अलग अलग ऑथर्स की जुबान में, 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में, 3 अलग अलग स्टाइल्स में पढ़ लिया, दैट इज इट। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है स्ट्रिंग होती क्या है, बट अभी तुम्हें एक अलग डेफिनेशन पता है, प्री बोर्ड में तुमने अलग डेफिनेशन लर्न कर ली, बोर्ड में अलग डेफिनेशन लर्न कर ली। तो इससे बेटर होता है कि हम एक डेफिनेशन पे स्टिक करें और उसी डेफिनेशन को जब हम अपने क्लास टेस्ट में, अपने प्री बोर्ड्स में, अपने बोर्ड्स में लर्न करते हैं, तो जब हम फाइनल एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हमें वो डेफिनेशन रट गई है। अब हमें बार बार डेफिनेशन को नहीं देखने की जरूरत कि अब मैं कौन सी बुक रेफर करूं। तो सबसे बेटर होता है कि तुम अपने क्लास टीचर के नोट्स पर स्टिक करो, जो कि मैंने भी किया था। आई ओनली रेफर्ड टू थ्योरी के लिए मैं बात कर रही हूँ, थ्योरी के लिए ऑल आई डिड वॉज माई क्लास नोट्स। मैंने अपने क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल ना कि तुम हर चैप्टर को अच्छे से क्लास नोट्स, तुमने नहीं बनाए होंगे क्लास नोट्स। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि तुम either you take it from any one, only one वेबसाइट, किसी भी एक वेबसाइट से ऑनलाइन ले लो या ऑफलाइन अपने क्लास टीचर से बात करके नोट्स अरेंज कर लो, बट यू शुड ओनली रेफर टू वन नोट्स, और वो भी नोट्स होने चाहिए। डोंट गो फॉर एनी बुक, बिकॉज कंप्यूटर साइंस में अगर तुम बुक में जाओगे तो तुम्हें पहले बुक पढ़ोगे, फिर तुम उसके लेक्चर्स पढ़ोगे, उसके बाद तुम उन्हें लर्न भी करोगे, तुम अपने नोट्स बनाओगे। तो बेटर है तुम डायरेक्टली नोट्स पर जाओ, क्योंकि सीएस में इतनी थ्योरी नहीं है। सीएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद आपको कोड्स लिखने आने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर साइंस में हमारा जो 75-80% सिलेबस है वो पाइथन का है। थ्योरी अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा थ्योरी जो है वो इंटरनेट वाले जो वाले चैप्टर्स है, इंटरनेट, टोपोलॉजी, इन वाले चैप्टर्स में ज्यादा थ्योरी है। उसके अलावा इतनी थ्योरी नहीं है हमारे कंप्यूटर साइंस में कि हमें 3-4 अलग अलग मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स रेफर करने की जरूरत पड़े। तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अच्छा ठीक है, थ्योरी हो गई, अब कोड की प्रैक्टिस कहाँ से करें? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, दैट इज द बिगेस्ट डाउट विच इवन आई had when I was in my class 12th. फिर बोर्ड में आते आते I was sorted, but what I did personally and what I would suggest you all to do is just go for previous year questions. Yes, ये बात तुमसे हर कोई कहता है, either your teachers, either any YouTube video which you see, सब लोग यही बोलते हैं कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में हर सब्जेक्ट के लिए। बट अगर मैं सीएस की बात करूं कि सीएस में अगर बाकी सब्जेक्ट में 10% क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट होके, सीएस में 99% क्वेश्चन रिपीट होके आ रहे हैं। वो सिचुएशन सेम रहती है, नाम बदल जाता है। आज आपको अमृता के लिए कोड लिखना है, सेम कोड, कल आपको कविता के लिए वो सेम कोड लिखना है, विच यू विल रियलाइज अगर तुम पीछे के क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो कोड सेम आ रहा है, बट मेन चेंज जा रहे हैं। आज आपको ऑफिस के लिए कनेक्टिविटी करनी है, कल आपको लाइब्रेरी के लिए कनेक्टिविटी करनी है, तो वो चीज तुम्हें कब पता चलेगी? जब तुम बार बार पीवाईक्यू लगाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पीवाईक्यू को बार बार लगाओ। कैसे? अब देखो, जब तुम, आई वुड सजेस्ट कि तुम लास्ट 5 years के सारे क्वेश्चन पेपर लगाओ। मतलब अगर तुम्हें मतलब शिफ्ट वो भी होता है ना, अलग अलग जगह के अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, सेट्स होते हैं, तो
जो सेम क्वेश्चन है सेट में उन्हें छोड़ दो, बट जो डिफरेंट क्वेश्चन आए, एक हर सेट में एक क्वेश्चन होता है जो अलग होता है, तो मेक श्योर तुम उन क्वेश्चंस को भी लगाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारी में रिपीट हो जाए। तो उसके लिए तुम पीवाईक्यूज ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पीवाईक्यूज को देखो, उन्हें बार बार सॉल्व करो। यू कैन आइदर राइट इट देम डाउन कि ये पीवाईक्यूज है इस टॉपिक के, और उसके बाद तुम उन्हें पीवाईक्यूज को बार बार देखो, उन्हें सॉल्व करो। अब तुम कोड कैसे लिखोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोड लिखने की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं होती, कोड कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। तुम एक दो क्वेश्चंस को पहले आंसर्स के साथ देखो कि अच्छा ठीक है ये कोड लिखना था, ये सिचुएशन थी, हमें ये हमसे ये डिमांड किया गया क्वेश्चन में, उसके बाद हमने ये कोड लिखा। उसको जब तुम 3-4 बार एग्जांपल्स, सॉल्व एग्जांपल्स देखोगे, तुम 3-4 बार उन्हें एनालाइज करो। डोंट जस्ट उन्हें रटना नहीं है, तुम्हें उन्हें एनालाइज करना है। जब तुम 3-4 बार उन कोड्स को एनालाइज करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि अगर हमसे ये है, अगर हमसे प्रिंट करने को कहा है तो हम ये कर रहे हैं, हमसे अगर फंक्शन बनाने को कहा है तो हम ये कर रहे हैं। तो तुम जब उन सॉल्व एग्जांपल्स को देखोगे तो धीरे धीरे तुम उन कोड्स को लिखना स्टार्ट करो, फिर यू विल बिल्ड अ प्रैक्टिस और तुम्हारे कोड सॉर्ट होने लगेंगे। यू नो व्हाट, एग्जाम से एक दिन पहले भी ये डाउट होता है कि मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे भी यही होता था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एग्जाम वाले दिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर जाओ, जितना तुम्हें आता है तुम लिखो। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वुड सजेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। देखो अगर तुमसे कभी भी कोड लिखने को कहा ना तो एक प्रैक्टिस डालो, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी तुम्हें प्रैक्टिस डालनी है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सबको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है, कि मतलब स्टेप मार्किंग होती है, हर छोटे छोटे स्टेप के मार्क्स होते हैं। आधा नंबर तुम्हें किसी चीज का मिल गया, 1 नंबर किसी चीज का मिल गया। तो अगर तुम्हें कभी भी कोड नहीं आ रहा ना, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले तुम्हें कभी भी तुम्हें कोड नहीं आता, तुम्हें जितना आता है उतना लिखो। उसमें कुछ ऐसी चीजें छोड़ दो जिससे एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स देने पर फोर्स हो जाए। वो कौन कौन सी चीजें हैं, मैं जो करती थी पर्सनली वो ये था कि जब भी कोई कोड लिखने को आता था ना, सो आई वुड स्टार्ट विथ डिफाइनिंग अ फंक्शन। इट इज वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब तुम एक फंक्शन बनाते हो ना, कोई भी कोड है, अगर छोटा सा भी कोड है ना, अगर आपसे कहा गया है कि आपको a+b का सम निकालना है, तो आप उसको एक फंक्शन बना के डिफाइन कर दो। जस्ट बहुत सिंपल चीज है। आपको डेप्थ, ठीक है, सम, कोई फंक्शन का नाम ले लो, sum1 sum2 sum3 whatever you feel like, तुमने वो फंक्शन बना दिया, फिर तुम्हें स्पेस छोड़ के तो कोड को लिखना है। सब कुछ सेम है, कोड सब कुछ सेम है, तुमने एक एक्स्ट्रा लाइन लिख ली। अब एग्जामिनर को पता है कि तुम्हें फंक्शन बनाना आता है, अगर वो तुम्हारे आधे नंबर के काटने वाला है तो वो रुक जाएगा, बिकॉज ही विल बी लाइक कि बच्चे ने फंक्शन भी बनाया है। दैट इज द वन थिंग। सेकंड थिंग, कहाँ पे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ब्राउनी मार्क्स जिन्हें हम बोलते हैं, नॉट ऑन हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग तुम्हें वैसे भी क्लीनली लिखनी है बोर्ड में, बट द सेकंड थिंग वुड बी कि अगर इट इज वेरी वेरी गुड थिंग अगर तुम हर कोड के बाद स्टेटमेंट्स हैशटैग लिख के कमेंट करके, कमेंट, यू नो व्हेन यू एक्सप्लेन योर कोड, तुम अपने कोड को एक्सप्लेन करो। अगर तुम, मतलब मैंने ये, मुझे बहुत फुलिश चीज लगती है बताने में भी, बट व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्रिंट एनी स्टेटमेंट आई वुड राइट की हैशटैग टू प्रिंट दिस सम। ठीक है, अगर मैंने लिखा प्रिंट a+b, सो आई वुड राइट हैशटैग टू प्रिंट द सम ऑफ a एंड b। अगर मैंने कोई भी फंक्शन लिखा, मैंने से आई हैव रोट की डेफ सम, सो आई वुड राइट इट हैशटैग डिफाइनिंग अ फंक्शन दैट विल प्रिंट द सम, हैशटैग डिफाइनिंग अ फंक्शन। सो इट इज वेरी गुड थिंग अगर तुम कमेंट्स लिखो कोड में, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट तुम्हें बहुत एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। वहां पे एग्जामिनर वुड फील कि हाँ बच्चे को बाकी चीजें अभी आती हैं, यू आर राइटिंग कोड प्रोफेशनली, विच मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर्स आर वेरी इम्प्रेस्ड विद। जब तुम प्रोफेशनली कोड्स लिखते हो, मेक श्योर कि तुम लाइन छोड़ के लिखो। ऑल्सो मानते हैं कि तुम्हें ये जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं वो नहीं करना है सब पे। अगर तुमने, पता कई बार ना ऐसा डाउट होता है कि हमें कोड, मतलब हमें नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, क्या केस सेंसिटिव है, क्या केस सेंसिटिव नहीं है, S, कैपिटल S, इन सब में क्या क्या सेम है क्या नहीं है। तो उसके लिए आप सजेस्ट कि तुम एक ही उसको यूज करो। अगर तुम स्मॉल में सम लिख रहे हो ना कहीं पे, सो मेक श्योर तुम उसको भी वहीं पे स्मॉल में लिखो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हो गई। इसके अलावा देखो, इसके अलावा अगर तुम, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।